पोरीफेरा के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए, मुझे बताओ पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? छिद्र वाले जंतु। अब हम जंतुक नहीं कहेंगे, जंतु कहेंगे, क्योंकि पोरीफेरा पहला ऐसा संघ है जिसमें बहुकोशिकीय जंतु पाए जाते हैं। कोशिकाओं की संख्या अब अनेक होगी, तो इसमें पोरीफेरा लिखें। अब पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहले लिखेंगे छिद्रधारी जंतु। ऐसे जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित होगा, हम उसे सामान्यतः क्या कहेंगे? स्पंज। तो पोरीफेरा के जंतु सामान्यतया क्या कहलाएंगे? स्पंज। दूसरा, हमने प्रोटोजोआ में शारीरिक संगठन कैसा लिखा था? आप बेटे सोच के नहीं बोलते हैं। शारीरिक संगठन पूछा था तो आपको बोलना चाहिए जीव द्रव्यी प्रकार का। अब क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई, शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, तो कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन। कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन पोरीफेरा के जंतुओं में पाया जाता है। लिखा? चलिए, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सिमेट्री, सम्मिति। असम्मित होते हैं। सिमेट्री का शब्द जो है हम रेडिएटा से स्टार्ट करते हैं। आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं, असम्मित लिख ले। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरीफेरा के सभी जो वयस्क जंतु हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानबद्ध का मतलब कौन बताएगा? यस, एक ही स्थान पर अटैच रहते हैं, पादपों के समान। इसलिए पहले वैज्ञानिक इनको पादप समझते थे और एक समूह में इनको रख दिया था, जिसे जू फाइटा कहते हैं। जू का मतलब एनिमल्स, लेकिन प्लांट लाइक। फाइटा का मतलब प्लांट लाइक। जू फाइटा, पादपों के समान जंतु। लिखा? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द्विस्तरीय होते हैं। शरीर का निर्माण दो स्तरों से होता है। डिप्लोब्लास्टिक, ये द्विस्तरीय शब्द हमने प्रोटोजोआ में नहीं लिखा था, आपको ध्यान होना चाहिए, पहली बार आया द्विस्तरीय। ठीक है, इसके बाद इनमें एक बहुत विशेष प्रकार की, नहीं अभी बताएंगे आपको, बस लिखते जाओ, है ना, अभी वापस डिटेल में पढ़ें। इसके बाद आप लिखें, इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कीप कोशिकाएं कहते हैं। पहली बार पूरे जंतु जगत में कीप कोशिकाएं, सिर्फ पूरे जंतु जगत में कीप कोशिकाएं सिर्फ पोरीफेरा के जंतुओं में पाई जाती है। इन कीप कोशिकाओं को और क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट्स। कोएनो सब पे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम स्टार बना के लिख रहे हैं सब पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट्स। इसके बाद लिखें, इनमें नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। नाल तंत्र से क्या होगा? जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नाल तंत्र अभी हम देखेंगे, सामान्यतया
तीन प्रकार का पाया जाता है, एस्कॉन टाइप, एस्कॉन प्रकार का, साइकॉन प्रकार का तथा ल्यूकॉन प्रकार का। एस्कॉन, साइकॉन तथा ल्यूकॉन, एक बार में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसलिए अब वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा कि वयस्क स्थानबद्ध होते हैं, लार्वा अवस्था स्वतंत्र जीवी होती है, ठीक है। वो अभी हम लार्वा लिखेंगे तो उसके साथ ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, इनमें जो गुहा पाई जाती है वो वास्तविक गुहा नहीं होती है, उसको स्पोंजोसील कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पोंजो स्पोंजोसील, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हमने कहा कि इन जंतुओं का शरीर छिद्रों से छिद्रित होता है, तो मुझे कोई बताएगा कि कितने छिद्र, कितने प्रकार के छिद्र इनके शरीर को छिद्रित करते हैं? दो प्रकार के। एक, जिनसे जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, हम उनको ऑस्टिया कहते हैं। और जिनसे जलधारा शरीर से बाहर निकलेगी उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्टिया जिससे जलधारा अंदर प्रवेश करेगी, ऑस्क्यूलम जिससे जलधारा शरीर के बाहर आएगी। हमने प्रोटोजोआ के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा था? तो पैराजोआ या पोरीफेरा के जंतुओं के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? पैराजूलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इस पे आए आप, संक्षिप्त इतिहास। दूसरा पॉइंट, ये अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे थे। तो वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे। मैंने बताया था आपको कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? कितनी बार पूछने के बाद भी आप भूल जाते हैं। और पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट। एक वैज्ञानिक थे ल्यूकार्ट। इन्होंने पादपनुमा रचना होने के कारण जूफाइटा समूह में रखा था। अभी मैंने आपको बताया था जूफाइटा किस समूह में रखा था? जूफाइटा। पादप जैसे दिखाई देते हैं। अब लिखें आप मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण के पहले स्टार बना के कुछ लिखें आप। पोरीफेरा के सभी जंतु, पोरीफेरा के सभी जंतु जलीय, जलीय। अब जलीय में ब्रैकेट में लिखें, अधिकांशतया समुद्री जल में, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांशतया समुद्री जल में और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अलवणीय जल में पाए जाने वाले स्पंज के उदाहरण बताएं। कोई बता सकता है? 3 उदाहरण हैं जो कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं स्पंज। पहला लिख लें आप यहां पे, स्पोंजिला।
एफिडेटिया, एफिडेटिया। तीसरा मायनिया। तो ये किसके उदाहरण हैं? अलवणीय जल में पाए जाने वाले स्पंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा लें आप। अधिकांशतया समुद्र जल में, कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। उदाहरण लिख लिया। दूसरा, इनके वयस्क स्थानबद्ध, इनके वयस्क स्थानबद्ध लेकिन लार्वा अवस्था स्वतंत्र जीवी होती है। लार्वा अवस्था कैसी होगी? स्वतंत्र जीवी। वयस्क अवस्था कैसी होगी? स्थानबद्ध। स्वतंत्र जीवी, वयस्क अवस्था स्थानबद्ध होती है। ये निम्न स्तर के बहुकोशिकीय, निम्न स्तर के अब जीवी क्यों कहेंगे? कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर दो स्तरों से निर्मित होता है। दो स्तरों से निर्मित होता है। अब आप मुझे बताएं, जननिक स्तरों के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। लेकिन इन जंतुओं का हमने क्या लिखा? दो स्तरों से। तो किससे होगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। मीजोडर्म का निर्माण इनमें नहीं होता है। अभी बस सिर्फ लिख लें, इनका शरीर का निर्माण दो स्तरों से होता है। अब मुख्य लक्षण का पहला पॉइंट लिखें। पहले आप दूसरा पॉइंट लिखें। पहला तो हो गया ना, पहला हमने स्टार बना के पहला शब्द लिख लिया। क्या लिखा? जलीय होते हैं लेकिन अधिकांशतया अलवणीय जल में, और कुछ अधिकांशतया लवणीय जल में और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। और अलवणीय जल के उदाहरण हमने 3 लिखे। कौन बताएगा बिना देखे? एफिडेटिया। वेरी गुड। ठीक है ना। अब लिखे, इनका शरीर असम्मित, असम्मित, असम्मित का मतलब जानते हैं? ठीक है, समझ गए। असम्मित तथा द्विस्तरीय होता है। बाहर का स्तर पिनेकोडर्म तथा आंतरिक स्तर कोएनोडर्म। बाहर का स्तर पिनेकोडर्म, आंतरिक स्तर कोएनोडर्म कहलाता है। लिख लिया। पिनेकोडर्म का निर्माण पिनेकोसाइट से, तथा कोएनोडर्म का निर्माण कोएनोसाइट से होता है। कोएनोसाइट से होता है। कोएनोसाइट्स को हमने अभी क्या कहा था? कॉलर सेल्स की कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं। पूरे जंतु जगत में कोएनोसाइट्स का पाया जाना पोरीफेरा संघ की विशेषता माना। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में
मीजेनकाइम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? मीजेनकाइम। लिख लिया। पिनेकोडर्म को त्वचीय स्तर कहते हैं। कोएनोडर्म को जठर स्तर कहते हैं। त्वचा के समान त्वचीय, त्वचा जानते हैं हम लोग। लिख लिया। अब लिखो, पोरीफेरा के जंतुओं की देहभित्ति। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये दो स्तर हुए तो ये क्या बन गई? देहभित्ति बन गई। देहभित्ति दो स्तरों से क्या बना? शरीर का बाह्य आवरण क्या होगा? देहभित्ति होगा। लिख लिया। अब लिखो, पोरीफेरा के जंतुओं की देहभित्ति अभी हमने लिखा था दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। अब कौन कौन से छिद्र आपने अभी पढ़े? जलधारा किसके द्वारा अंदर प्रवेश करेगी? बाहर। लिखो, दो प्रकार के छिद्रों से छिद्रित होती है। ओस्टिया की संख्या अनेक होती है, लेकिन ओस्क्यूलम एक होता है। ओस्टिया की संख्या अनेक होती है, लेकिन ओस्क्यूलम एक होता है। ठीक है। ओस्टिया के द्वारा जलधारा स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। कौन सी गुहा होगी इनमें? स्पंज में कौन सी गुहा होगी? स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। ओस्टिया के द्वारा स्पोंजोसील में प्रवेश करती है। अब देखो, यहां पे बोर्ड पे देखें आप, इधर देखो बोर्ड पे। ओस्टिया, इससे जलधारा प्रवेश की। कौन सी गुहा में जाएगी? स्पोंजोसील। और स्पोंजोसील से जलधारा वापस कहां निकलेगी? किसके द्वारा निकलेगी? ओस्क्यूलम के द्वारा आउटसाइड, बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया? तो ये जो एक तंत्र बनेगा, हम इसको नाल तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। अभी हमने नाल तंत्र कितने प्रकार का लिखा? कौन कौन से? वेरी गुड। ये हो गया। तो जलधारा शरीर में प्रवेश करेगी ओस्टिया के द्वारा, स्पोंजोसील में पहुंचेगी और स्पोंजोसील से ओस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ये ओस्क्यूलम एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से घिरा रहता है, जो इसके चारों तरफ एक रिंग बना लेता है। उन कोशिकाओं को मायोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मायोसाइट्स। मायो का मतलब कौन बताएगा? मायोलॉजी क्या होता है? मायोलॉजी का मतलब पेशियां। तो ये कोशिका पेशियों की तरह कार्य करके ओस्क्यूलम को बंद करने का काम करती है। मायोसाइट्स। मायो का मतलब मसल्स। ओस्क्यूलम एक प्रकार की विशेष कोशिकाओं से घिरी रहती है। उन कोशिकाओं को मायोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं पेशियों के समान कार्य करती। ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ये ठीक तरह समझ में आ गया? देह भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। वापिस देख लो, सब बोर्ड पे देखिए। देह भित्ति का निर्माण कितने स्तरों से होगा? कौन कौन से? बाहरी स्तर। बाहरी स्तर का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से? कोएनोडर्म का कोएनोसाइट से। दोनों के बीच में मीजेनकाइम होता है, ठीक है। अच्छा, पिनेकोडर्म को कौन सा स्तर कहेंगे? कोएनोडर्म को। ये देह भित्ति दो प्रकार के छिद्रों से आस्तरित होती है, छिद्रित होती है। ओस्टिया एंड गुहा को क्या कहेंगे? चलिए, वेरी गुड। पोषण। कल हमने प्रोटोजोआ में पोषण से संबंधित 3 टर्म्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? कौन बताएगा? प्राणी संभोजी, पादप संभोजी तथा विषम संभोजी, ठीक है। और मिश्रित प्रकार के अलग हो गया। अब इसमें पोषण लिखें। अभी तक हमने आहार नाल या कोई भी तंत्र का नाम नहीं लिया, तो इनमें भोजन का जो पाचन होगा वो कोशिका के अंदर होगा, तो हम उस पाचन को क्या कहेंगे? अंतः कोशिकीय पाचन, पोषण। लिखें। तो पाचन कैसा होगा इनमें? एक बात मुझे आप बताएं, अभी हमने देह भित्ति के कौन से स्तर को जठर स्तर कहा? क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। बेटे, कोएनोडर्म का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोएनोसाइट। तो भोजन के पाचन कहां होगा? भोजन का पाचन? अरे आप जवाब क्वेश्चन तो ध्यान से सुना करें। भोजन का पाचन जठर स्तर की कोएनोसाइट्स में होगा। कहां पर होगा? कोएनोसाइट्स में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझा करें। जो सबसे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी उसमें जरूर गलती करते। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बीच बीच में पूछूंगा। 100% बच्चे गलत आंसर देते हैं। 100% जल्दी करते हैं ना, इसलिए सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे आप लोग। तो कैसा पाचन होगा? कौन से स्तर में होगा? जठर स्तर का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोएनोसाइट्स। तो भोजन का पाचन किस कोशिका के अंदर होगा? कोएनोसाइट्स को और क्या कहते हैं? बोल गए ना गलत? एक बार तो बोलना ही चाहिए, गलती तो कोई बात नहीं। कीप कोशिका। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। अब लिखें श्वसन वायवीय प्रकार का। जल्दी जल्दी लिखें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। श्वसन वायवीय प्रकार का। वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उत्सर्जन वायवीय। वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वायवीय लिख लिया। उत्सर्जन, ये जलीय, अधिकांश जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। हमने प्रोटोजोआ में क्या लिखा था? अमोनिया उत्सर्गी। वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्गी। अमोनिया उत्सर्गी, अमोनोटेलिक। समझ में आ गया? श्वसन कोशिकाएं, सॉरी, इसके बाद श्वसन का हो गया, उत्सर्जन की बात हो गई। अब लिखें आप तंत्रिका से संबंधित कोशिकाएं अनुपस्थित, या तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित। तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित। अब लिखें कंकाल। पोरीफेरा के जंतुओं में अंतः कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल? हमने प्रोटोजोआ में भी कंकाल के बारे में बात की थी।
हमने कहा था कि उसके शरीर पर एक बाहर आवरण पाया जाता है, उसे पहले वो पेलिकल या टेस्ट या चोल कहलाता है। चोल बनेगा तो किसका, उसका निर्माण किससे होगा? आप कितने जल्दी भूल जाते हैं। लिखा है हमने, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्ट्रोंशियम सल्फेट। तो बताओ ना, आप तीनों का नाम लो ना। तो यहां पर मैंने कहा कंकाल, अंत होगा, शरीर के अंदर पाया जाएगा अंत कंकाल, और अंत कंकाल का निर्माण यहां भी कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। अब मुझे बताएं आप, ये गिलास देख रहे हैं आप, किसका बना हुआ है? सिलिका का। सिलिका का इसका मतलब पारदर्शक है ये। तो यदि अंतःकंकाल सिलिका का बना होगा तो वो पारदर्शक होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो वो अपारदर्शी होगा। लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम पोरिफेरा को विभिन्न वर्गों में विभेदित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब जो अंतःकंकाल में ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है, तो अंतःकंकाल का निर्माण कुछ रचनाओं से होता है, उनको कंटिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, ठीक है। अब ये कंटिकाएं, अरे, कांच की छड़ों के समान होती हैं, उन रचनाओं को कंटिकाएं कहते हैं। कंटिकाओं से अंतःकंकाल बनता है। कंटिकाएं या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होंगी या सिलिका की बनी होंगी। कंटिकाएं जैसे आप देखें, अभी मैं चित्र बना देता हूं। जैसे ये एक कंटिका पतली सी, कुछ कंटिका इसको कहेंगे मोनोएक्सोन, एक रश्मि, तीन रश्मियां, ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है। चलिए आगे लिखें, जनन। जनन जल्दी से लिखें, जनन पोरिफेरा के सभी सदस्य द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब, वेरी गुड, द्विलिंगी